हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक कानोडिया है और आपका फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस पर। बच्चों, आज हम क्या स्टार्ट करने वाले आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। आज हम ये भी पढ़ेंगे रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल में किस तरह से कनेक्ट होता है, आज हम इसे भी पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होने वाला है क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन भी कवर करने वाले हैं। तो बच्चों, आप एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करता हूँ आपने लास्ट लेक्चर जो कि ओम्स लॉ पर था वो ज़रूर देखा होगा। तो कभी नहीं देखा तो सबसे पहले उस ओम्स लॉ वाले लेक्चर को देखिए। और अब शुरू करते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है और रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि भाई रेजिस्टेंस आखिर क्या होता है। तो लास्ट क्लास में हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ लिया था। रेजिस्टेंस आखिर होता क्या है बच्चों। रेजिस्टेंस मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो करंट के फ्लो का क्या करता है, अपोज करता है। सर नहीं समझ आया। देखिए, मान लीजिए एक वायर है। कौन सा वायर है? कॉपर का वायर। कॉपर का वायर है। कॉपर के वायर में आपने जैसे ही करंट फ्लो किया तो यहाँ से करंट इस जगह से कहाँ जाना चाहिए, इस जगह पर। यहाँ से यहाँ के बीच में मटेरियल है। मटेरियल क्या करेगा, उस करंट को इस पोजीशन से इस पोजीशन में जाने में क्या करेगा, अपोज करेगा, या फिर कहें कि रुकावट डालेगा कि वो यहाँ से यहाँ तक ना पहुँच पाए। इसी रुकावट को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है। जिस तरह से आप गाड़ी चलाते हैं तो स्पीड ब्रेकर क्या करता है, स्पीड को कम करने की कोशिश करता है, वैसे ही रेजिस्टेंस जो है करंट के फ्लो को अपोज करता है, या फिर कहें करंट के फ्लो को फ्लो होने में रुकावट पैदा करता है। तो चलिए देखते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। तो रेजिस्टेंस होता है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय which it opposes the flow of current। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने इसे पढ़ लिया था, याद कीजिए। हाँ, इसकी यूनिट क्या होती है, तो इट्स यूनिट याद कीजिए, इसकी यूनिट होती है ओम। ये भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, छोटा सा रिवीजन करवा दूं। और इसका सिंबल क्या है, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो याद कीजिए। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिग 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 ये लाइन बना देते हैं, उबड़ खाबड़ रोड बना देते हैं। ये रेजिस्टेंस होता है। ठीक है। और कभी रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, रेजिस्टेंस कभी चेंज हो रहा है तो हम यहाँ पर एक एरो लगा देते हैं और नीचे लिख देते हैं RH। RH का मतलब होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या होता है बच्चों? वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। अब आज का टॉपिक क्या है जिसे पढ़ाने के लिए ये नया लेक्चर लिया गया है। तो देखिए आज का टॉपिक क्या है। टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल। सर ये क्या है, इसका क्या मतलब है, मैं बिल्कुल समझाऊंगा, टेंशन मत लो बच्चों। अब आप पूरी टेंशन मुझ पे छोड़ दो, मैं सब कुछ समझा दूंगा आपको बहुत अच्छे से। आप भी कहेंगे कि हाँ सर बहुत बढ़िया समझ में आया। अब देखिए, मान लो एक वायर है। वायर का क्या होगा, रेजिस्टेंस। तो आप कहेंगे सर क्या रेजिस्टेंस होना ज़रूरी चीज़ है, तो जवाब है हाँ बच्चों। एक मटेरियल है तो मटेरियल का रेजिस्टेंस तो होगा, चाहे वो कम हो या फिर बहुत कम हो, या फिर ज़्यादा हो या फिर बहुत ज़्यादा हो। हर मटेरियल का रेजिस्टेंस होता है। इवन हम भी एक मटेरियल है, प्लास्टिक भी एक मटेरियल है, तो इसका भी क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, जो करंट के फ्लो का क्या करेगा, अपोज करेगा। सभी मटेरियल दुनिया में प्रेजेंट हर मटेरियल का रेजिस्टेंस तो होगा, पर ये रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फैक्टर्स मतलब कभी हम ये बढ़ाए तो रेजिस्टेंस पे क्या असर होगा, फलाना बढ़ाए तो रेजिस्टेंस पे क्या चेंजेस आएंगे, डिमका बढ़ाए तो रेजिस्टेंस पे क्या चेंजेस आएंगे। तो देखिएगा फर्स्ट पॉइंट क्या है, रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड कर रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है लेंथ ऑफ कंडक्टर। क्या बच्चों, लेंथ ऑफ कंडक्टर। सर लेंथ ऑफ कंडक्टर का मतलब ये होता है कि कभी आपने रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। क्या बच्चों, ये पॉइंट क्या कहता है कि भैया किसी भी वायर का रेजिस्टेंस होता है रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल
मटेरियल मतलब जो भी मटेरियल का बना हुआ है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, लेंथ ऑफ कंडक्टर। सर क्या मतलब आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पता होना चाहिए। सर नहीं पता हमें, तो मैं बताऊंगा, काहे के लिए टेंशन ले रहे हो। इसका मतलब ये है कि कभी आपने वायर की लंबाई बढ़ाई तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और कभी आपने उस वायर की लेंथ को कम किया तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सर नहीं आया समझ में, एक बार और आपको मौका देते हैं। बच्चों बताओ, इस वायर, आपसे कोई पूछे कि इस वायर और इस वायर दोनों में क्या अंतर है, तो आप कहेंगे कि सर ये वायर बड़ा है, लंबा है, ये वायर लंबा है, इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। ये वायर छोटा है, साइज कम है, लेंथ कम है, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा। मतलब जितने लंबे वायर रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा। सर क्यों? क्योंकि मटेरियल ज़्यादा है, हाँ है ना। तो रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, लेंथ पे। कभी आपने लेंथ को बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेंथ को कम कर दिया तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कभी आपने लेंथ को डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, हाँ है ना बच्चों। कभी लेंथ को 10 टाइम्स कर दिया तो रेजिस्टेंस भी 10 टाइम्स हो जाएगा। मैं इसे इक्वेशन नंबर क्या दे रहा हूँ, 1 दे रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे। अब दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो दूसरा पॉइंट जो है वो क्या है, दूसरा पॉइंट है क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। ठीक है बच्चों, ये क्या पॉइंट है, सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। अब पहली बात तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है। तो देखिए, आपने कभी वायर देखे तो आप कहेंगे हाँ सर, वायर तो हम दिन भर देखते रहते हैं हमारे घरों में। ये वायर है, मान लो वायर इसी शेप का होता है, सिलेंड्रिकल, हाँ है ना, सिलेंडर शेप का होता है। पर कभी आप वायर को बीच में से काटे तो क्या आपको ऐसा शेप मिलेगा? बताओ ये शेप क्या है? तो आप कहेंगे सर ये शेप जो है वो थोड़ा सर्कुलर शेप है, हाँ है ना बच्चों, सर्कुलर शेप है। इसी शेप को हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। और ये एरिया किस शेप का है, सर्कल। तो यहाँ पर क्या वर्ड यूज होना चाहिए, एरिया ऑफ सर्कल। सही है बच्चों। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब ये वाला, इस एरिया को हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो हमने क्या पाया है, देखिएगा, हमने पाया है कि रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। सर मतलब मैं लिख देता हूं, रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके बच्चों, क्रॉस सेक्शनल एरिया। सर क्रॉस सेक्शनल एरिया बता चुके बच्चों। बताओ, कभी आपसे कोई पूछे, मेरे पास 2 पेन है, ठीक है, ये रहा पेन। आपसे कोई पूछे, चलो आपसे पूछता हूँ, बच्चों बताओ ये दोनों किस शेप के हैं। ये 2 वायर है, मान लो 2 वायर है। एक वायर जो है ये भी वायर है, ये भी वायर है, पर ये वायर क्या है, तो आप कहेंगे मोटा वायर है। और ये वायर जो है वो पतला वायर है, हाँ है ना, दिख रहे हैं बच्चों, ये मोटा वायर है, ये पतला वायर है। तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, कम होगा। तो हमने ये ऑब्जर्व किया है, क्या ऑब्जर्व किया है, देखिएगा, हमने ऑब्जर्व किया है कि कभी क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा हुआ तो उस वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। सर क्यों? क्योंकि ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली का मतलब कभी आप एक क्वांटिटी को बढ़ाते हैं तो दूसरी क्वांटिटी कम होती है। यहाँ पर ऐसा नहीं था, यहाँ पर आप एक क्वांटिटी को बढ़ा रहे थे तो दूसरी बढ़ रही थी, दूसरे को घटा रहे हैं तो पहली क्या हो रही थी, घट रही थी। इसका मतलब ये उल्टा है, कभी आपने क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ाया तो रेजिस्टेंस कम होगा, या फिर कहें कभी आपने क्रॉस सेक्शनल एरिया को घटाया तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एग्जाम क्वेश्चन। तो देखिए एग्जाम का क्वेश्चन क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भैया मोटे वायर या पतले वायर, मोटा वायर या फिर पतला वायर, किन वायर्स में करंट तेजी से फ्लो होगा, किस वायर में करंट तेजी से फ्लो होगा। तो बच्चों हम लिखेंगे इन विच वायर करंट flows easily, थिक वायर, थिक और थिन वायर।
थिक और थिन वायर, गिव रीज़न। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है बच्चों, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है बच्चों, बताओ यार, डरो मत। क्या पूछा गया है, किस वायर में करंट आसानी से फ्लो होगा। तो चलिए देखते हैं, मैं रीज़न बताता हूँ। देखिए हम जानते हैं, सर क्या जानते हैं ऐसा जो हम नहीं जानते, तो देखिए हम जानते हैं कि भैया रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। हाँ है ना बच्चों, सही है। तो आपसे कोई पूछे कि भैया थिक वायर की क्या खासियत होती है, तो थिक वायर का एरिया क्या होता है, ज़्यादा, और एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा बच्चों, कम। एग्जाम में पूरा सेंटेंस फॉर्म में लिखेगा, वर्ड फॉर्म में। मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ, सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म में समझा रहा हूँ। तो एग्जाम में आप पूरा प्रॉपर लिखिएगा जैसे आपको स्कूल में लिखवाते हैं। तो अभी समझाने के लिए क्या कर रहा हूँ, थिक वायर है, कभी वायर मोटा है तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और रेजिस्टेंस कम है इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ करंट आसानी से फ्लो होगा। सर क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस का मतलब होता है करंट के फ्लो का अपोज करना। कभी रेजिस्टेंस ही कम है तो करंट क्या होगा, आसानी से फ्लो होगा, इसका मतलब करंट तेज़ी से फ्लो होगा। हाँ है ना। पर कभी हम थिन वायर की बात करें, थिन वायर कौन सा था बच्चों, थिन वायर कौन सा था, ये पेन वाला, कहाँ गया हमारा पेन, ये रहा, ये थिन वायर है। और थिन वायर का एरिया क्या होता है, कम। एरिया कम तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा। और बच्चों रेजिस्टेंस ज़्यादा हुआ मतलब यहाँ से यहाँ करंट फ्लो होना बहुत ही मुश्किल होगा, इसका मतलब यहाँ पे करंट स्लोली फ्लो होगा। तो आपसे कोई पूछे कि भैया किस वायर में करंट फ्लो इजीली होगा, तो आंसर क्या है, इन थिक वायर करंट फ्लोज ईजिली। बच्चों समझ में आया, किस वायर में करंट फ्लो इजीली होगा, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और एग्ज़ाम में कैसे लिखना है आपको मैंने तरीका बता दिया है, ठीक है। तो आपने इसे लिख लिया होगा, मैं मिटाते जा रहा हूँ। तो बच्चों आप एक काम कीजिएगा, हाथों हाथ लिखते भी जाइएगा। मैं आपसे पूछूंगा भी नहीं कि मिटा रहा हूँ कि नहीं मिटा रहा हूँ, जैसे कि राइट वाला थोड़ी देर में मिट जाएगा, लिख ये जैसे ही भरेगा, ठीक है। तो आप लिखते भी जाइए और सुनते भी जाइए। चलो अब इसके बाद क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। अब थर्ड पॉइंट होता है टेम्परेचर। थर्ड पॉइंट होता है टेम्परेचर, जिसे हम कैपिटल टी कहते हैं। अब हमने ये देखा है कि कभी ठंड का सीज़न है, देखिए मैं यहाँ पर लिख के बताता हूँ, ठंड और गर्मी से समझाता हूँ। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हॉट वेदर की, और यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, कोल्ड वेदर की। बेटा हॉट वेदर का मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, है ना, एरो का मतलब ऊपर मतलब ज़्यादा होगा, और कोल्ड वेदर का मतलब टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। तो हमने ये देखा है कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वायर का रेजिस्टेंस भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसका मतलब कभी हम टेम्परेचर को बढ़ाएं तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। टेम्परेचर को बढ़ाएं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। और कभी हम कोल्ड वेदर मतलब ठंड के सीज़न में टेम्परेचर कभी कम कर दिया जाए, जो कि होता ही है टेम्परेचर कम, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। इसका मतलब रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। किस पे बच्चों, टेम्परेचर पे भी। तो ये बात आपको मैंने सिंबॉलिक फॉर्म में समझाई, याद ज़्यादा अच्छे से रहेगी, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट भी हो गया। अब फोर्थ पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट है नेचर ऑफ मटेरियल। सर इसका मतलब ये होता है कि भैया देखो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको दो वायर नज़र आ रहे होंगे, ये रहा पहला वायर, दिख रहा है बच्चों, ये पहला वायर, और ये रहा दूसरा वायर, जिसे मैं ब्लू पेन से बना देता हूँ। तो ये रहा पहला वायर और ये रहा दूसरा वायर। बताओ इस वायर की लेंथ कितनी है, तो आप कहेंगे सर दोनों वायर की लेंथ सेम दिख रही है। तो दोनों वायर की लेंथ क्या है, सेम है। दोनों वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है। और दोनों को हमने सेम कमरे में रख रखा है, तो टेम्परेचर भी दोनों के लिए क्या है, सेम है। अरे भाई मुझे बताओ, आज इस कमरे में दो वायर पड़े हुए हैं, मैं जिस कमरे में वीडियो बना रहा हूँ इस कमरे में दो वायर पड़े हुए हैं, तो बताओ पहले वायर के लिए टेम्परेचर क्या होगा और दूसरे वायर के लिए क्या होगा। तो आप कहेंगे सर दोनों के लिए सेम होगा, क्योंकि दोनों वायर सेम कमरे में रखे हुए हैं। इसका मतलब दोनों वायर की लेंथ सेम है,
क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, तो बच्चों बताओ इनका रेजिस्टेंस सेम होगा या अलग होगा? तो आप कहेंगे सर सेम होगा। जवाब है नहीं बच्चों, सेम नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि ये वायर जो है किसका है? कॉपर का, और ये वायर किसका है? मान लो आयरन का। किसका बच्चों? आयरन का। तो आप बता सकते हैं क्या इनका रेजिस्टेंस सेम होगा? जवाब है नहीं सर, इनका रेजिस्टेंस अलग होगा। सर क्यों अलग होगा? क्योंकि मटेरियल क्या है? अलग है। मटेरियल अलग है, मटेरियल अलग है तो मटेरियल की प्रॉपर्टी अलग अलग होगी। बच्चों कोई सी भी चीज़ किससे मिलके बनती है? एटम से। इसका एटम ही चेंज है तो उसके अंदर की प्रॉपर्टी, इंटरनल प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल पे। डिफरेंट मटेरियल have different resistance। ठीक है बच्चों, आपसे कोई पूछे कि किस पे डिपेंड करता है तो आप कहेंगे 4 चीज़ों पे, लेंथ पर, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, टेम्परेचर पर और नेचर पे। चलो तो बच्चों यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? कंबाइन कर रहे हैं। किसको? ऑन कंबाइनिंग 1 and 2। सर 1 and 2 कौन है? 1 कौन था, 2 कौन है? तो बच्चों 1 तो आपको बोर्ड में डाला था, आपने देख लिया होगा, ये 2 है। दोनों को क्या कर दिया बच्चों? कंबाइन कर दिया। सर कंबाइन मतलब रेजिस्टेंस जो था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ था, सामने लिखा था, याद कीजिए। और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, जो कि नीचे लिखा था। अब बेटा जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट आ रहा है इसका नाम है ये सिंबल है, आपको बताऊंगा इस सिंबल के बारे में। R इक्वल्स टू ये सिंबल इक्वल और L/A। सर ये सिंबल क्या है? इस सिंबल को बोलते हैं, बताता हूँ, इस सिंबल को बोलते हैं रजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं बच्चों? रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। क्या कहते हैं बच्चों? रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। और इस फॉर्मूले को याद कर लें क्योंकि इस पर हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे आज ही के लेक्चर में। और पहले न्यूमेरिकल से पहले हमें क्या करना है? हमें इस रजिस्टिविटी को पढ़ना है। रजिस्टिविटी क्या होता है? तो बच्चों इस फॉर्मूले को तो याद कर लें। ये फॉर्मूला कब यूज़ होगा? जब वायर की लेंथ दी होगी। क्या दी होगी? वायर की लेंथ दी होगी, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया होगा और क्या दिया होगा? ये रजिस्टिविटी दी होगी। तो हम रेजिस्टेंस किसी भी वायर का निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो R इक्वल्स टू रो L/, ये बात आपको समझ आ गई। अब हम रजिस्टिविटी को पढ़ते हैं कि रजिस्टिविटी आखिर होती क्या है और रेजिस्टेंस से इसका क्या संबंध है। चलो तो रजिस्टिविटी को पढ़ते हैं बच्चों, आप लिखते जाएं। आज का लेक्चर मज़ेदार होने वाला है, इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, सीरीज़ पैरेलल भी आएगा, आज बहुत कुछ आने वाला है, इसलिए बने रहें एंड तक। अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि भैया रजिस्टिविटी क्या होती है। क्या बच्चों? रजिस्टिविटी, तो हेडिंग हम डालते हैं व्हाट इज़ रजिस्टिविटी, जिसे हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। सिंबल नया है, इस सिंबल को बोलते हैं रो। RO नहीं, RHO, रो। ये सिंबल का नाम है। सर सिंबल का नाम? अरे सिंबल का नाम मतलब इसे थीटा क्या है? इसका नाम है थीटा। ये सिंबल का नाम है, पर इसका मतलब क्या होता है? एंगल होता है। समझ रहे हैं कि नहीं बच्चों? ये एक एंगल होता है, जैसे अल्फ़ा तो सिंबल का नाम है, पर कभी आप देखें चैप्टर नंबर 2 में मैथ्स में, तो वहाँ पर अल्फ़ा का मतलब क्या होता है? ज़ीरोस। तो ये सिंबल का नाम थीटा है, अल्फ़ा है, वैसे सिंबल का नाम रो है, पर मतलब क्या होता है? रजिस्टिविटी। मतलब क्या होता है बच्चों? रजिस्टिविटी। तो चलिए रजिस्टिविटी की डेफिनेशन बनाते हैं। चलिए देखते हैं बच्चों, बताओ R इक्वल्स टू क्या था फॉर्मूला? रो L/। हाँ है ना बच्चों, ये फॉर्मूला था R इक्वल्स टू कितना? रो L/। कभी मैं लेंथ ऑफ वायर को कितना रख दूँ? लेंथ ऑफ वायर जो कि L है, कितना रख दूँ? 1 मीटर। लेंथ को कितना रख दिया मैंने? 1 मीटर। और क्रॉस सेक्शनल एरिया, बच्चों एरिया शब्द मत यूज़ करना, इसमें जब लिखो तो क्रॉस सेक्शनल एरिया आएगा। इसको कितना लिख दिया? एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होती है, 1 लिख दिया। ये दोनों वैल्यू को ऊपर पुट करो तो बच्चों बताओ क्या आएगा? R इक्वल्स टू रो, L की जगह 1 डाला, A की जगह 1 डाला, तो 1/1 इज़ 1। तो R इक्वल्स टू बोलो क्या हो जाएगा?
रो, या फिर कहें रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो सर रो होता क्या है, रो क्या होता है, रो होता है रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। रो क्या होता है बच्चों, रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। और सर आर क्या होता है, तो आर जो होता है रेजिस्टेंस होता है। आर क्या होता है, रेजिस्टेंस। तो डेफिनेशन बना सकते हैं बच्चों, चलिए बनाते हैं डेफिनेशन। क्या होगा, रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इज इक्वल टू इट्स रेजिस्टेंस। डेफिनेशन बना रहा हूँ डबल इन्वर्टेड कॉमा में, देखिएगा, रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल is equal to its resistance, is equal to its resistance। resistivity of material किसके इक्वल होता है, रेजिस्टेंस के। सर कब, जब लेंथ ऑफ वायर और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर कितना हो, यूनिट हो। यूनिट का मतलब 1 होता है, वह यूनिट का मतलब 1 होता है, हाँ है ना बच्चों। तो रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इज इक्वल टू इट्स रेजिस्टेंस व्हेन या इफ when length of wire and cross sectional area, it's लिख लें, and its cross sectional area is unity, इज क्या बच्चों, यूनिटी। ये डेफिनेशन है, ये याद करनी होगी, एग्जाम में डेफिनेशन बहुत आती है, इस पे आईएमपी लिख लीजिएगा, ठीक है। अब इसकी यूनिट देखते हैं, यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी। अब हम इसकी क्या देख रहे हैं बच्चों, यूनिट देख रहे हैं। तो यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी, चलो यूनिट बनानी पड़ेगी, बनाते हैं बच्चों यूनिट। तो देखिए यहाँ से आप रो का फॉर्मूला बता सकते हैं, बोलो। हाँ सर बता सकते हैं, इधर उधर तो ले जाना है। तो रो एज इट इज, ए को उधर ले जाए तो क्या हो जाएगा, आर ए, और एल को कहाँ ले जाए, नीचे, तो आर ए बाय एल, ठीक है। अब इसकी यूनिट बनानी है। अब यूनिट बनाने के लिए रेजिस्टेंस की यूनिट बोलो क्या होती है, ओम होती है, हाँ है ना बच्चों। एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, और लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। सर बिल्कुल होती है। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, तो बताओ यूनिट क्या बनी, क्या बनी बच्चों, ओम मीटर, ओम मीटर। इसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखे तो ओम का सिंबल ये होता है, और मीटर तो ओम मीटर, ओम मीटर, ठीक है बच्चों। तो इसकी यूनिट क्या हो गई, ओम मीटर हो गई, ठीक है। अब जिस तरह से रेजिस्टेंस 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता था, बोल के बताया बच्चों, 4 फैक्टर्स कौन थे, लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया, टेम्परेचर और कौन था, नेचर ऑफ मटेरियल। अब एग्जाम में आ सकता है कि रजिस्टिविटी किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, रजिस्टिविटी किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, तो देखते हैं। तो बच्चों जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लें, ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि रजिस्टिविटी किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। देखिएगा सब कुछ सही चल रहा है, मैं एक बार चेक करता हूँ, बिल्कुल सही चल रहा है, वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन है। चलिए तो अब हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रजिस्टिविटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ रहे हैं कि भैया रजिस्टिविटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो फर्स्ट लिखें, फर्स्ट है टेम्परेचर, फर्स्ट है टेम्परेचर। तो बच्चों सुन ले, टेम्परेचर कभी बढ़ाओगे तो रजिस्टिविटी मटेरियल की क्या होगी, बढ़ेगी। टेम्परेचर को कभी कम करोगे तो रजिस्टिविटी मटेरियल की क्या होती है, कम होती है। याद रख ले। सर ये तो रेजिस्टेंस में भी था, हाँ बिल्कुल, रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस भी बढ़ता है और रजिस्टिविटी भी बढ़ती है, और टेम्परेचर घटाने पर रजिस्टिविटी कम होती है और रेजिस्टेंस भी कम होता है। ठीक है बच्चों, अब फर्स्ट पॉइंट हो गया टेम्परेचर। इसके बाद आता है कौन बच्चों, नेचर ऑफ मटेरियल, या फिर कहें नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल क्या होता है, नेचर ऑफ मटेरियल बच्चों सीधी सी बात, कभी वायर का मटेरियल अलग हुआ,
वायर का मटेरियल अलग हुआ, जैसे कि एक वायर सिल्वर है और एक वायर जो है गोल्ड है, गोल्ड वायर है और एक सिल्वर वायर है, तो मटेरियल अलग, तो उनकी रजिस्टिविटी भी क्या होगी, अलग होगी। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, डिफरेंट मटेरियल हैव डिफरेंट रजिस्टिविटी। ठीक है बच्चों, डिफरेंट मटेरियल हैव डिफरेंट रजिस्टिविटी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भैया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रजिस्टिविटी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी पे क्या डिफरेंस होता है। तो बच्चों रेजिस्टेंस तो हमने डेफिनेशन लिखवा दी थी। रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, due to which it opposes the flow of current। सही है। और सर रजिस्टिविटी की डेफिनेशन ये रही, मैं लिखवा नहीं रहा हूँ बच्चों यार, बहुत टाइम हो जाता है, देखिए आपका भी टाइम बचना चाहिए, तो डेफिनेशन यहाँ से आप लिख सकते हैं। दूसरा रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मतलब लेंथ बढ़ाई तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो और यहाँ पर बच्चों देखिए, क्या रजिस्टिविटी लेंथ पर डिपेंड करती है, नहीं ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, रजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन लेंथ। बच्चों ये समझ में आया, किस पे डिपेंड नहीं करती, लेंथ पे तो डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करती। अब आपसे कोई पूछे रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, और आप देखिए रजिस्टिविटी में क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात आती ही नहीं है। इसका मतलब रजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये इस पर डिपेंड करता ही नहीं है। ठीक है, तो ये डिफरेंस समझ में आया। हाँ, ये मत लिख देना टेम्परेचर कि ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये तो उनकी सिमिलरिटी होगी, हमें क्या लिखना है, डिफरेंस लिखना है। ठीक है, और चौथी चीज़, इसकी यूनिट जो होती है ओम होती है, और बच्चों अभी देखा इसकी यूनिट जो होती है वो क्या होती है, ओम मीटर होती है। ओम मीटर इसकी क्या होती है बच्चों, यूनिट होती है, और इसकी यूनिट ओम होती है, याद रखिएगा। ये डिफरेंस है, एग्जाम में आते हैं, रेजिस्टेंस और किसके बीच, रजिस्टिविटी के बीच डिफरेंस आते हैं। ठीक है, तो बच्चों समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। पर हाँ, उससे पहले रजिस्टिविटी जो होता है क्या है, नेचर की, मटेरियल का नेचर होता है, मतलब हर मटेरियल का रजिस्टिविटी की एक वैल्यू आपको बुक में मिल जाएगी, और हो सकता है कि मैं इस वीडियो में भी डाल दूं, कि अलग से एनसीईआरटी का पेज डाल दूं, तो शायद से आपको मिल जाए, या फिर आप बुक में देख सकते हैं कि रजिस्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी, वो सारी लिस्ट दी हुई है। जैसे बच्चों बताओ, आपसे कोई बोले कि भैया करंट फ्लो करने के लिए आप वायर यूज़ करना जा रहे हैं, तो कौन सा वायर यूज़ करेंगे, मेटल का या फिर लकड़ी का। तो आप कहेंगे सर मेटल का, क्यों, पता है मेटल का आप वायर क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि मेटल की रजिस्टिविटी कम होती है, रजिस्टिविटी कम तो करंट को आसानी से फ्लो होने देगा। अब लकड़ी का वायर क्यों नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि उसकी रजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए वो करंट के फ्लो को बहुत तेज़ी से या फिर बहुत ज़्यादा अपोज करेगा, इसलिए हम यूज़ ही नहीं करते। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से आप इसे नोट डाउन करें। अब हम क्या करने जा रहे हैं, न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं, और न्यूमेरिकल्स के बाद सीरीज पैरेलल को पढ़ने जा रहे हैं, जो किसी को समझ नहीं आता है। तो चलिए बच्चों, इसको आप नोट डाउन कर लें। चलिए बच्चों, अब हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, किस पर, रेजिस्टेंस एंड रजिस्टिविटी पर। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है, आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। चलिए, रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। तो बच्चों क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसे मैं लिखते जाता हूँ। तो लेंथ जिसे हम L से डिनोट करते हैं, तो लेंथ कितनी है बच्चों, 1 मीटर है। इस 26 ओम, सर ये क्या है, सेंटेंस को फिर से पढ़ते हैं अपन, क्या लिखा हुआ है बच्चों, रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इस 26 ओम, मतलब ये क्या है बच्चों, रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस जिसे हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं, तो रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 26 ओम दिया हुआ है।
और टेम्परेचर दिया हुआ है, ठीक है। टेम्परेचर का फॉर्मूले में कोई यूज़ नहीं आने वाला है। इफ़ डायामीटर ऑफ वायर इज़ 0.3 मिलीमीटर, सर मिलीमीटर मैं बताऊंगा सब कुछ। डायामीटर जिसे हम कैपिटल डी बोल दें तो डायामीटर कितनी है 0.3 मिलीमीटर। तो बच्चों रेडियस हम निकाल सकते हैं। सर रेडियस कैसे निकालेंगे? डायामीटर का आधा 0.3 का आधा कर दें तो 0.3 का आधा कितना होगा बच्चों? 0.15 मिलीमीटर। ये हो गया। अब बच्चों रेडियस का क्या काम मैं आपको बताऊंगा। अब आपको क्या करना है, व्हाट विल बी इट्स रजिस्टिविटी। आपको क्या कैलकुलेट करनी है बच्चों? रजिस्टिविटी। तो आपको रजिस्टिविटी निकालनी है। तो रजिस्टिविटी जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? इस सिंबल से, रो सिंबल है, ठीक है। आप बुक में सिंबल अलग देख सकते हैं क्योंकि वो कंप्यूटर से बना हुआ है और ये हम हाथों से बनाते हैं। तो ये रजिस्टिविटी। तो बच्चों रजिस्टिविटी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। नहीं पता तो बच्चों वीडियो को थोड़ा बैक करें, रिवर्स करें तो आपको मिल जाएगा। रजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है RA/L। RA/L। सर R क्या होता है? तो R तो दिया हुआ है कितना? 26 ओम। L कितना है? तो L भी दिया है 1 मीटर। सर A नहीं दिया है। अरे भाई A फॉर क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। हाँ है ना बच्चों? बताओ ये एरिया किस शेप का है? सर्कल। और सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। हाँ है ना बच्चों? तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? R। और एरिया क्या होता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर और अपॉन में लेंथ। तो मुझे रजिस्टिविटी निकालनी है तो रजिस्टेंस की वैल्यू कितनी डाल दूँ? 26। पाई की वैल्यू सभी जानते हैं 3.14 और रेडियस कितनी है? 0.15 mm। बच्चों देखिए यहाँ पर लेंथ मीटर में दी है और मीटर इसकी एसआई यूनिट होती है, पर यहाँ पर जो यूनिट दी हुई है mm दी हुई है मिलीमीटर। तो मिलीमीटर को चेंज करना होगा किस में? मीटर में। तो मीटर में चेंज करने के लिए हम किससे डिवाइड करते हैं? 1000 से। किससे डिवाइड करते हैं बच्चों? 1000 से। तो याद रखिएगा। तो रेडियस कितनी है? तो रेडियस है 0.15 डिवाइड बाय 1000 का होल स्क्वायर और डिवाइड बाय लेंथ। और लेंथ कितनी है? 1। तो 1 से तो कोई टेंशन है नहीं हमें, बिल्कुल भी नहीं है। सर थोड़ा सॉल्व करो तो सॉल्व कर देते हैं। तो 26 का मल्टीप्लाई किससे होगा? 3.14 से होना भी चाहिए। और बच्चों 0.15 जो होता है 0.15 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 0.0225। एक मिनट रुक जाइएगा, चेक कर लेता हूँ। हाँ बिल्कुल यही होना है। और 1000 का स्क्वायर कितना होना है? तो भैया 1000 का स्क्वायर 1000 को 2 बार लिख लो। लिख लिया बच्चों? अब बच्चों बताओ ये 1000 कितनी बार है? तो आप कहेंगे सर 1000 तो के आगे 6 ज़ीरो है, तो ये 6 ज़ीरो को मैं 10⁻6 लिख सकता हूँ, जो कि ऊपर जाके कितना हो जाएगा? 10⁻6। और बच्चों आप इसका तो क्या कर सकते हो? मल्टीप्लाई कर सकते हो। मल्टीप्लाई मैं नहीं सिखा सकता, तो रजिस्टिविटी का आंसर मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। और मैं बुक का आंसर लिख देता हूँ। तो बुक में जो आंसर लिखा हुआ है वो है 1.84। क्या आएगा बच्चों? 1.84 इंटू 10⁻6। और रजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है बच्चों? 10 ओम मीटर। क्या बच्चों? ओम मीटर। अब बच्चों बुक में एक क्या दी हुई है? बुक में एक टेबल दी हुई है और ये वैल्यू उस टेबल में कहीं ना कहीं किसी की मैच हो रही है। तो पूछा भी है कि भैया टेबल से पता करो ये मटेरियल कौन सा है। तो ये मटेरियल जो है वो है मैंगनीज। कौन है बच्चों? रुक जाइएगा। हाँ मैंगनीज मटेरियल है। कौन सा मटेरियल है? मैंगनीज मटेरियल है। मैंगनीज मटेरियल की रजिस्टिविटी इतनी होती है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। हाँ है ना बच्चों? आ गया होगा। नहीं भी आया तो आपको वीडियो को वापस देखें। चलो अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L। एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी है? L है। और क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? A है। हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। चलिए देखते हैं। तो बच्चों एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है? वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 4 ओम दिया हुआ है। लेंथ कितनी दी हुई है? L दी हुई है। ठीक है, लेंथ कितनी दी हुई है? L दी हुई है। और क्रॉस सेक्शनल
एरिया क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, ए दिया है, देखिए ऊपर की लाइन में यही लिखा हुआ है। तो बच्चों बताओ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इक्वल्स टू रो एल बाय। तो आप कहेंगे सर यहाँ तो फॉर्मूला अलग लिखा था। भाई वो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है, ठीक है, और ये किसका फॉर्मूला है? रेजिस्टेंस का। तो मैं R की जगह कितना लिख दूँ? तो R की जगह कितना लिख दूँ बच्चों? 4 ओम। तो 4 रो एल बाय ए, ठीक है। ना तो लेंथ दी हुई है, ना एरिया दिया है, ना क्रॉस, ना तो रेजिस्टिविटी दी हुई है, ठीक है। अब क्या बोल रखा है? क्या बोल रखा है? व्हाट वुड बी द, देखिएगा है ना, यहाँ से क्वेश्चन पड़ेगा, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल। बच्चों मटेरियल क्या है? सेम है, मटेरियल सेम है, ठीक है, पर रेजिस्टेंस किसका पूछा हुआ है? हैविंग लेंथ L/2, ये क्वेश्चन में लेंथ L/2 है और एरिया जो है वो कितना है? 2 है। कितना है बच्चों? 2 है। ये मैं क्वेश्चन गलत लिख दिया था। तो बच्चों लेंथ जो है वो कितनी है? L/2 है और क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? 2 है। तो देखिएगा बच्चों, उसने पूछा है कि नया जो वायर है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। तो नए वायर के रेजिस्टेंस को मैं R' मान लेता हूँ, सही है। और क्वेश्चन में इसकी लेंथ दी हुई है। बच्चों बताओ लेंथ कितनी दी हुई है? आप देखिए तो लेंथ कितनी दी हुई है? L/2। और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो कितना दिया हुआ है? चेक कीजिए। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया 2A दिया हुआ है, सही है। तो बच्चों बताओ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होगा रो एल बाय, पर यहाँ पर एल जो लेंथ है वो लेंथ कितनी है? L/2 है। और एरिया जो है ए ना होते हुए कितना है? 2A है। अरे नहीं आया समझ में बच्चों? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रो लेंथ बाय एरिया, रो लेंथ बाय एरिया, और इस वायर का लेंथ L/2 है, एरिया 2A है, सही है। तो कितना आ जाएगा? रो L, और ये 2 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4A, सही है। और बच्चों बताओ इस रो L/A की वैल्यू कितनी है? तो आप देखें रो L/A की वैल्यू कितनी है? 4 है, और नीचे भी 4 चल रहा है तो क्या आ जाएगा? 4/4। तो 4/4 मिलके कितना आंसर आ जाएगा? 1 ओम। कितना आ जाएगा बच्चों? 1 ओम। और ये वैल्यू कहाँ से डाली है? तो यहाँ पर लिखना ना भूलिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 से ये वैल्यू हमने क्या की है? डाली है। तो नए वायर का रेजिस्टेंस आ गया। समझ में आया बच्चों क्या हुआ? देखिए एक वायर था, पुराना वायर था, और एक नया वायर है। पुराने वायर की लेंथ L थी, एरिया A था, रेजिस्टेंस 4 ओम था। रेजिस्टेंस कितना था? 4 ओम था। तो हमने फॉर्मूला रख दिया। एक और वायर है, नया वायर है, जिसकी लेंथ आधी कर दी, एरिया डबल कर दिया। तो लेंथ आधी, एरिया डबल। देखिए लेंथ आधी, एरिया डबल। तो ये 2 और 2 आपस में क्या हो गए? मल्टीप्लाई। तो 4 आ गया। इसे 1/4 भी लिख सकते हैं, ये 1/4 आ गया। और इस रो L/A की वैल्यू हमने यहाँ से डाल दी। देखिए मैं एरो लगा देता हूँ, ठीक है। कितनी वैल्यू है इसकी? 4। तो 4/4 कितना आ गया? 1 ओम। अब क्वेश्चन में पूछ रखा है ऑल्सो कैलकुलेट रेजिस्टिविटी ऑफ न्यू वायर। बच्चों देखिए यहाँ पर इसको चेक कीजिए, इस पॉइंट को चेक कीजिए। बोलो क्या बच्चों? वायर का मटेरियल सेम है, और मटेरियल सेम है मतलब मान लो पहला वायर सिल्वर है तो दूसरा वायर भी सिल्वर है, हाँ है ना। और मटेरियल कभी सेम है तो रेजिस्टिविटी जो होगी दोनों वायर की क्या होगी? सेम होगी। सर क्यों? क्योंकि रेजिस्टिविटी लेंथ पर और एरिया पे डिपेंड नहीं करती। तो हम यहाँ पर जवाब लिखेंगे सेकेंड पॉइंट का रेजिस्टिविटी ऑफ बोथ द वायर्स सेम। रेजिस्टिविटी ऑफ बोथ वायर आर सेम। सर क्यों? बस इतना लिख दिया तो भी चल जाएगा। और क्यों पूछा है तो बोलेंगे मटेरियल दोनों का क्या है? सेम। बिकॉज मटेरियल ऑफ बोथ वायर इज सेम। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। जल्दी से आप इसे नोट डाउन करें। हाँ बच्चों, अब मैं कुछ एक बात बताना चाह रहा हूँ, अलॉय के बारे में बात बताना चाहूँगा। आपसे कोई पूछे अलॉय क्या होता है, वैसे अलॉय का हम अलग से लेक्चर बनाएंगे, पर फिर भी मैं आपके अलॉय के बारे में बता दूं। अलॉय की क्या खासियत होती है? अलॉय क्या होता है? मेटल का मिक्सचर,
कभी हम मेटल के बहुत सारे मिक्सचर को क्या कर दें, पिघला के ज्वाइन कर दें तो अलॉय बनता है। क्या बनता है बच्चों? अलॉय। जैसे स्टील एक अलॉय है। स्टील क्या है बच्चों? अलॉय है। नाइक्रोम, कभी नाम सुना हो, नाइक्रोम वायर जो कि आपके प्रेस में यूज़ होते हैं, आयरन में यूज़ होते हैं, जैसे हम कपड़े इस्त्री करते हैं तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं? नाइक्रोम वायर यूज़ करते हैं। ये एक तरह के अलॉय है। ये अलॉय किसने बनाया है? तो इंसानों ने बनाया है। आयरन वायर इंसानों ने नहीं बनाया, आयरन नहीं बनाया। आयरन तो हमें अर्थ में मिलता है, अर्थ क्रस्ट में मिलता है, हाँ है ना। कॉपर हमें कहाँ मिलता है? अर्थ क्रस्ट में मिलता है। पर ये जो अलॉय है वो किसने बनाया है? इंसानों ने। और इंसान किसी चीज़ को बना रहा है तो किस लिए बना रहा होगा? सोचने की बात है। इंसान किसी चीज़ को बना रहा है तो किसी काम के लिए बना रहा होगा, किसी यूज़फुल चीज़ के लिए बना रहा होगा। इसलिए अलॉय जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग होती है। इसलिए क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि अलॉय क्यों यूज़ किया जाता है, किस में। तो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ा दूं। क्वेश्चन यूज़ किया जाता है कि भैया हीटर और इलेक्ट्रिक आयरन में आप प्योर मेटल यूज़ क्यों नहीं करते हैं, आप अलॉय क्यों यूज़ करते हैं। आप हीटर नाम सुना होगा, इलेक्ट्रिक हीटर, चाहे आपका वाटर हीटर हो या फिर आयरन हो, उसके अंदर हम प्योर मेटल यूज़ नहीं करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? अलॉय यूज़ करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए अलॉय क्यों यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि अलॉय का रेजिस्टेंस जो होता है वो एज़ कम्पेयर टू प्योर मेटल थोड़ा ज़्यादा होता है। क्या होता है बच्चों? थोड़ा ज़्यादा होता है। इसलिए हम इसको क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? यूज़ करते हैं। ये बात समझ में आनी चाहिए। तो बच्चों इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो आप पहले तो इसे नोट डाउन कर ले। और हाँ, अब मैंने सोचा है कि सीरीज़ पैरेलल की हम एक नई वीडियो बनाएंगे। तो आप आज के लेक्चर को हम यहीं कंप्लीट करते हैं और जल्दी ही आपको नई वीडियो मिलेगी सीरीज़ और पैरेलल पर, रेजिस्टेंस इन सीरीज़ एंड पैरेलल, क्योंकि वो भी एक बड़ा लेक्चर है जिसमें हम थ्योरी पढ़ाएंगे, न्यूमेरिकल्स करवाएंगे, तो लंबा लेक्चर है। तो जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लें। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बच्चों, मैं विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू।